Good morning, all of you. Today is Inter-Law Amendment class for December 2021. CA, CMA या CS कोई भी जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है उसके लिए ये अमेंडमेंट क्लास एप्लीकेबल है और दिसंबर 21 में जो अपकमिंग एग्जाम हो रहा है उसके लिए। स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जिन लोगों ने भी मेरे न्यू बैचेस के क्लासेस लिए हैं जो अभी हुआ है जस्ट इंटर-लॉ का नवंबर 21 के लिए, उन्हें ये अमेंडमेंट लेक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर डन इन द क्लासेस इटसेल्फ। तो आपको ये अमेंडमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर क्लासेस आर द लेटेस्ट, उसमें एक एक चीज़ है, ठीक है। ये अमेंडमेंट क्यों ले रहे हो सर? ये ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स के ले रहे हैं। पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जो भी एग्जाम देंगे, उनके लिए अमेंडमेंट क्लास लिया जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये अमेंडमेंट क्लास के नोट्स हैं। ये आप देखो, ये 31 पेजेस का पूरा अमेंडमेंट्स है। इसमें सब कुछ है, मतलब देर आर 12 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट्स। अगर मुझे बताना हो कि सर टोटल कितने कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट है, 12 कैटेगरी है। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का नाम सुना होगा, जिसकी वजह से सारे पनिशमेंट्स चेंज हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, कई जगह पनिशमेंट हट गए हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऑल अमेंडमेंट्स आर देयर। ये नोट्स का लिंक नीचे वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुम देख सकते हो। जहाँ जहाँ मैं कुछ लिखूँ तुम भी लिख सकते हो मेरे संग संग, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग दीज अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। इनमें से बहुत सारा अमेंडमेंट है जो मैं पहले अलग अलग डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, ठीक है। बट क्या है कि वो स्टूडेंट के लिए ढूंढना, ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो सारा अमेंडमेंट जो भी दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है मैंने इकट्ठा करके एक साथ इसमें कवर कर दिया और मैं पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है, अमेंडमेंट के जो भी लिंक्स होते हैं ना, आई एम पुटिंग इट ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। ये जैसे मेरा वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, आप खोलते हो तो सबसे पहला ऊपर में आपको टॉपिक ही दिखता है अमेंडमेंट्स, सबसे पहला टैब अमेंडमेंट्स है, वेबसाइट में रहता है। तो अमेंडमेंट्स को आप जाओगे, क्लिक करोगे, तो उससे क्या होगा कि सारे अमेंडमेंट्स के जितने भी लिंक्स हैं ना वो सब ओपन हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज मैंने पूरा डाल रखा है। जैसे ये सिलेबस डिलीशन जो हुआ, जैसे आपको पता होगा नेगोशिएबल में से कुछ पोर्शंस डिलीट हो गए सिलेबस से। कारो 16 एप्लीकेबल है, तो कारो 16 की क्लासेस का लिंक है। ये फाइनल से तुमको मतलब नहीं है। ये इंटर है, इंटर ऑडिट में जितने भी अमेंडमेंट्स है वो सब एक साथ पुट होते जाते हैं, ठीक है। इंटर ऑडिट के अमेंडमेंट्स में ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, अभी इंटर लॉ का अमेंडमेंट क्लास में ले रहा हूँ, वही पुट हो जाएगा, ठीक है। फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी, सीए इंटर लॉ, सीएमए इंटर ऑडिट एंड सीएमए इंटर लॉ, सीए सीएमए दोनों का जो इंटर ऑडिट का रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनाना होता है नहीं होता, वो मैं यूट्यूब में भी डाल चुका हूँ और यहाँ पे भी डाल चुका हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी की पढ़ते कैसा प्लान होना चाहिए। तो अमेंडमेंट और रिवीजन स्ट्रैटेजी का जो भी यूजफुल लिंक्स है वो मेरे आपको मैं अपने वेबसाइट में डाल रहा हूँ। 3-4 टर्म का डाल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो हर अमेंडमेंट क्लास में ना सिर्फ उस 6 महीने का अमेंडमेंट कवर्ड होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो 3 टर्म बाद एग्जाम दे रहा है तो उसको 3 अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो सीधा यहाँ पे जाएगा, यहाँ जो अलग अलग अमेंडमेंट्स है उसको देख के वो एक साथ कवर कर लेगा, ठीक है। छोटे छोटे अमेंडमेंट है, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, तुम देखोगे छोटे छोटे क्लासेस हैं, बहुत बड़ा नहीं, बिकॉज 6-6 महीने का अमेंडमेंट ही कवर होता है, ओके। तो ये लिंक्स वगैरह सब हमेशा यहाँ पे डाला हुआ रहता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को तकलीफ नहीं ढूंढना पड़े यूट्यूब में जाके, ओके। तो अब आ गए सर इसमें, अभी मैं आपके साथ ये सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के जो लिमिट्स होते हैं वो बढ़ गए हैं। पहले था स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 lakhs और टर्नओवर अप टू 2 करोड़। अब ये हट गया, अब बढ़ा दिया है, पेड अप कैपिटल अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़। तो ये लिमिट आपको दिख रहा है, 2 करोड़ 20 करोड़ हो चुका है, 50 तक 2 करोड़ हटा के। दैट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड, कोई भी नया कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो एमसीए के वेबसाइट में एक वेब एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं स्पाइस प्लस। उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने नए कंपनी का नाम रिजर्व करते हो। तो जो नाम आप रिजर्व करते हो आपको 20 डेज का टाइम मिलता है रिजर्व करने के लिए। मतलब इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है नाम रिजर्व कर देना, ताकि मेरा जो नाम मैंने सोचा कोई और नहीं बुक कर ले, तो पहले नाम रिजर्व कर दो, फिर 20 दिन का समय, बाकी फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर सकते हो। तो ओरिजिनल टाइम होता है 20 दिन। अब इन्होंने इसको एक्सटेंशन ग्रांट किया है कि अगर आप पैसा दे दो, कुछ एक्सटेंशन फीस दे दो, तो आपका नाम को हम 20 डेज के बदले 40 डेज या 60 डेज तक रिजर्व कर देंगे। उसमें 2 सिनेरियोज हैं, ये रहा, ये इनका लिखा हुआ है, उसी को मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे बना दिया, एकदम आराम से समझ में आएगा। देखो जरा इधर, ओके, प्लीज ऑब्जर्व करना। आपको ओरिजिनल 20 दिन का समय तो मिला ही था, आप
ओरिजिनल 20 दिन का समय खत्म होने के पहले ही अप्लाई कर देते हो कि मेरे को 20 दिन और चाहिए, तो 1000 रुपया लेंगे और आपको 20 दिन और मिल जाएगा, मतलब टोटल आपका 40 दिन। ओके, तो 20 दिन आपको मिला ही था, आपको 20 दिन और एक्सटेंशन मिल गया बाय पेइंग 1000। अब वो वाला जो एक्स्ट्रा 20 दिन आपको मिला, मतलब टोटल 40 डेज हो गया, 20 + 20 40, वो 40 डेज भी खत्म होने वाला और आपको और 20 दिन का एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, तो आपको 2000 रुपया और लगेगा, तो 1000 + 2000 3000 रुपया लगेगा। मतलब अगर आप पहला 20 डेज का एक्सटेंशन लेते हो तो 1000 रुपया, और एक 20 डेज का एक्सटेंशन चाहिए तो 2000 रुपया, यानी 1000 + 2000 3000 रुपया फीस। आपको एक और शॉर्टकट अवेलेबल है कि आपको ओरिजिनल 20 दिन का टाइम मिला ही था, आप चाहो तो वो 20 दिन खत्म होने के पहले एक ही बार में स्ट्रेट 40 डेज का एक्सटेंशन ले लो, 3000 रुपये लगेगा। तो आपको 3000 रुपये देना है, स्ट्रेट आपको 40 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, टोटल 60 डेज। तो दो तरह के एक्सटेंशन है, आप चाहो तो एक ही बार में 40 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हो, वही पैसा लगेगा 3000 रुपया। आप चाहो तो 20-20 दिन करके 2 बार एक्सटेंशन ले सकते हो, 1000, 2000, 3000 रुपया वैसे ही लगेगा, तो फीस सेम ही रहेगी। ठीक है, ये है अल्टीमेट एक्सटेंशन का अमेंडमेंट। थर्ड, ओपीसी में अमेंडमेंट आया सर। ओपीसी में जैसे पहले कंडीशन था कि कोई भी बंदा जो मेंबर है या नॉमिनी है, दैट पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया। अब इन्होंने बोल दिया वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब इंडिया में अगर रेसिडेंट नहीं है तो भी चलेगा। ऊपर से रेसिडेंट का जो क्राइटेरिया था 180 डेज का, उसको भी कम करके 120 डेज कर दिया। ठीक है, कि 120 दिन अगर रेसिडेंट है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो चलेगा। तो पहली बात तो अभी से 120 दिन का कोई सेंस नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर में आपको बोल ही दिया है कि रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट होना या ना होना जरूरी नहीं है। तो फिर ये 120 दिन दो या आप 180 दिन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो ऊपर ही बोल दिया रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कैच। नेक्स्ट, कन्वर्जन। पहले ओपीसी में दो तरह के कन्वर्जन होते थे, वॉलंटरी और कंपलसरी। अब पूरा हट गया, सिर्फ एक ही है। वॉलंटरी कन्वर्जन में था कि आप अपने मन से कन्वर्ट होना चाहते हो, पर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि पहले 2 साल तक आप अपने मन से कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। दैट्स द फर्स्ट वन। अब आप जब मन चाहे आप अपनी इच्छा से कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 साल का रिस्ट्रिक्शन कि 2 साल तक नहीं हो सकते। आपने ओपीसी खोला, आप 3 महीने बाद ही कन्वर्ट कर सकते हो इनटू प्राइवेट पब्लिक, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, एक कंपलसरी कन्वर्जन हुआ करता था कि ओपीसी की लिमिट होती थी, पेड अप कैपिटल 50 था, टर्नओवर 2 करोड़, वो लिमिट हटा दी। बोली ओपीसी में अब ये सब कोई लिमिट नहीं लगेगा। यानी पहले क्या था कि ये लिमिट था, तो लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है तो आपको प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इन्होंने ये लिमिट ही हटा दिया है, लिमिट ही हटा दिया। मतलब अब लिमिट कितना भी आपका पेड अप कैपिटल कितना भी हो जाए, टर्नओवर कितना भी हो जाए, आपको कंपल्सरी कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो वॉलंटरी कन्वर्जन पे जो 2 साल का रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, दूसरा कंपल्सरी कन्वर्जन पर टॉपिक हटा दिया। अब एक ही टॉपिक बचा है, आप अपने मन से जब चाहे वॉलंटरी कन्वर्ट हो सकते हो, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, आपको अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ओपीसी में रेजोल्यूशन पास करने का तरीका जो है वो सेक्शन 122 में होता है कि मिनट्स बुक उठाओ, डेट डालो, रेजोल्यूशन लिखो, साइन करो, मान लिया जाएगा उसी दिन रेजोल्यूशन पास हो गया। फिर आपको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ओपीसी में एक होता है, अगर आप प्राइवेट पब्लिक बना रहे हो तो कम से कम आपका 2 या 7 मेंबर होना चाहिए, डायरेक्टर 2 या 3 होना चाहिए। कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। खैर सरकार ने कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक के लिए मिनिमम इतना कैपिटल चाहिए, वो है नहीं, पर लोग हर जगह बोलते रहते हैं मिनिमम कैपिटल। आपको आरओसी के पास कन्वर्जन का फॉर्म INC 6 जमा करना पड़ेगा, INC 5 तो ओमिट हो चुका है। ये सब अटैचमेंट्स देने पड़ेंगे। आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और आप बन जाओगे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। तो ओपीसी के कन्वर्जन पर अब एक ही प्रोसीजर है, कंपल्सरी कन्वर्जन बंद हो गया और वॉलंटरी आप जब चाहे कर सकते हो, 2 साल का रिस्ट्रिक्शन भी हट गया है। रूल नंबर 7 में वही बताया कि वो जो लिमिट्स थे 50 तक 2 करोड़ का ओपीसी पे, वो हट गया, तो अब कंपल्सरी कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। रिपीट, 5वां अमेंडमेंट ये कन्वर्जन चैप्टर को लेके है। There is a public company which wants to convert to private company. A public company wants to convert to private company. Rule number 41. तो रूल 41 तो पहले से था, उसमें खाली एक जगह अमेंडमेंट आया। अगर एक बड़ी कंपनी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन रही है तो इनको आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए फॉर्म RD1 होता है, वो सब अंदर में सब ज्ञान लिखा हुआ है। अमेंडमेंट बस एक ही है कि आरडी जब अप्रूवल देता है तो उसके पहले हियरिंग कंडक्ट करता है, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स वगैरह को बुलाता है, जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन रेज किया कन्वर्जन में उनको बुलाता है और हियरिंग करता है। हियरिंग में नॉर्मली पीपल अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, एक कंसेंसस हो जाता है, सब सहमति हो जाता है और आरडी अप्रूवल दे देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हियरिंग के दौरान भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, पीपल आर नॉट अग्रीइंग, देयर इज नो कंसेंसस।
तो ऐसे केस में पहले क्या था कि अगर कंसेंसस नहीं है तो फिर कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन अब नियम बदल गया, बोला कि मान लीजिए कंसेंसस नहीं है, फिर भी आरडी को लगता है कि कन्वर्जन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तो आरडी स्टिल अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, इन केस नो consensus is received, RD may still approve the application if he is satisfied that the conversion will not be against the interest of the company, या फिर कन्वर्जन जानबूझ के कानून तोड़ने के लिए या कोई गलत काम के लिए नहीं हो रहा है तो वो अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, अगर कंपनी के खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रेड चल रहा है या कोई लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो कन्वर्जन नहीं करने दिया जाएगा, वो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। ठीक है, सो इतना सही अमेंडमेंट डेढ़ पेज शेड्यूल 41 में। छठा अमेंडमेंट, एक नया फॉर्म आ गया MGT 7A। इसके आने की बात तो चल ही रही थी। ये क्या है सर? ये एनुअल रिटर्न, आपको पता है MGT 7 होता है ओपीसी और स्मॉल कंपनीज के लिए। किसके लिए सर? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए एक नया फॉर्म आया है, अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न। अब्रिज्ड वर्ड का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि ओपीसी स्मॉल कंपनी में उतना डेटा नहीं है ना, तो कम डेटा है, तो आप बड़ा वाला एनुअल रिटर्न के बदले छोटा वाला एनुअल रिटर्न जमा कर दो। तो इस तरह की जो कंपनियां है ओपीसी स्मॉल कंपनी, ये MGT 7 जमा नहीं करेंगे, ये MGT 7A जमा करेंगे। ठीक है, ये एवरेज एनुअल रिटर्न। सेवेंथ अमेंडमेंट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हर कंपनी जो अपना अकाउंट्स बनाने के लिए किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अंदर में जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है तो ट्रांजैक्शन में जो इंटरमीडिएरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जनरेट होते हैं उसको डिलीट ना किया जाए, उसको स्टोर किया जाए। इसे कहते हैं ऑडिट ट्रेल को प्रिजर्व करना। सर व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल इज अ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। क्या बोला सर? A chain of documentary evidences. In a single transaction, lot of documents may be there, whether it is in paper form or in the electronic file form. So ये सब होते हैं temporary documents जो एक transaction के processing में create होते हैं। अब इसी को बोलते हैं audit trail, because auditor इसी को study करता है। Typically accounting software क्या करता है, वो final outcome को अपने पास रखता है और बीच के जो ये ऑडिट ट्रेल वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको डिलीट कर देता है। तो नियम आया कि नहीं भाई, आप इसको प्रिजर्व करोगे 8 साल तक। सेक्शन 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल प्रिजर्व करना है? 8 साल। तो योर अकाउंटिंग, ये पढ़ो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22 फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग द ऑडिट ट्रेल फॉर 8 years। ओके, सेक्शन 134 में अमेंडमेंट आया, नंबर 8 अपना। सेक्शन 134 क्या होता है सर? बोर्ड रिपोर्ट। अकाउंट्स चैप्टर अपने लॉ के सिलेबस में आता है, उसी के अंदर एक टॉपिक है बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 134 डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जो एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दी जाती है उसमें हम 2 प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो बोर्ड रिपोर्ट में 2 नए एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको कॉमेंट करना पड़ सकता है। वो क्या है? इंसॉल्वेंसी रिलेटेड पॉइंट्स। क्या बोला सर? हाथ से लिखा हुआ देखो ना, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड पॉइंट्स। यानी कि एक बहुत जबरदस्त कानून है जो भारत में आया है, IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये फाइनल के सिलेबस में आता है। तो यदि फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी के अगेंस्ट IBC कोड का एप्लीकेशन जमा हुआ है, मतलब कोई कंपनी को बंद करवाना चाहता है कोई क्रेडिटर या कोई मेंबर, तो उसने इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन डाला है, तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विद NCLT अगेंस्ट द कंपनी अंडर IBC कोड 2016, और अभी उसका 31 मार्च को क्या स्टेटस चल रहा है, क्या NCLT ने उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया है कि रिजेक्ट। अगर अप्रूव किया तो फिर इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये बैंक लोन को लेकर है कि कंपनी ने बैंक लोन लिया था पहले और अपने कुछ असेट्स गिरवी किए थे। अब आज बैंक लोन को चुका नहीं पा रहा है कंपनी, तो कंपनी और बैंक के बीच में एक सेटलमेंट हुआ है, वन टाइम सेटलमेंट। तो ये लोग बोल रहे हैं जब बैंक लोन लिया था उस वक्त कंपनी के उस असेट का वैल्यू कितना था जिसको गिरवी देके लोन लिया था, और आज जब सेटलमेंट हो रहा है तो इस वक्त उस असेट का वैल्यू कितना है, ये डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट बिल्डिंग गिरवी रख के लोन लिया था 100 करोड़ का, बिल्डिंग की वैल्यू उस वक्त थी 150 करोड़, कॉर्पोरेट बिल्डिंग की वैल्यू थी 150 करोड़ 150 करोड़, और उसको गिरवी करके बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया था। आज जब सेटलमेंट हो रहा है तो उस बिल्डिंग की वैल्यू या तो बढ़ सकती है गिर सकती है,
तो जो भी डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नंबर 9 अमेंडमेंट इज अ वेरी बिग अमेंडमेंट सर, वेरी बिग अमेंडमेंट। ये 6 पेज का अमेंडमेंट है। CSR पॉलिसी रूल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके CSR पॉलिसी को लेकर रूल्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये 5-6 पेज का अमेंडमेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन एंड मार्क, तो तुमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर कंपनी करती है, कंपनी CSR के लिए कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट लेती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा। दोज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल CSR स्पेंडिंग। CSR स्पेंडिंग कितना होता है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स, करेक्ट, यही होता है CSR स्पेंडिंग। तो जो भी आपका CSR का बजट है, CSR का स्पेंडिंग है, उसका 5% से अधिक नहीं होना चाहिए एडमिन एक्सपेंस। इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला, देखो व्हेनेवर अ कंपनी टेक्स अप अ CSR प्रोजेक्ट और अ CSR एक्टिविटी, तो कंपनी को एक सिस्टम बिठाना पड़ता है जिसके जरिए कंपनी अपने CSR प्रोसेस को मॉनिटर कर सके। सो द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द CSR एक्टिविटीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, इट इज नॉट रिगार्डेड एज एडमिन एक्सपेंस। ओके, तो पढ़ो। एडमिन ओवरहेड मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल management and administration of CSR functions, but shall not include the expenses for designing, implementing, monitoring and evaluating a CSR project. तो CSR प्रोजेक्ट को डिजाइन, इवेल्युएट, मॉनिटर करने के लिए जो सिस्टम्स है उसका जो खर्चा वो एडमिन एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो जरूरी खर्चा है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर ये 5% वाला बात कहाँ लिखा है? ये रूल नंबर 7 में लिखा आगे कि एडमिन एक्सपेंस जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल CSR स्पेंडिंग। सेकेंड टॉपिक CSR। इन 6 एक्टिविटीज में अगर आप खर्चा करते हो तो उसको CSR माना नहीं जाएगा। ये 6 तरह के एक्सपेंसेस CSR नहीं माने जाएंगे। नंबर 1, आपका जो नॉर्मल बिजनेस ही है वो इस तरह का है कि वो शेड्यूल 7 में जो CSR एक्टिविटीज बोले हैं उससे कनेक्टेड है, तो वो तो आपका नॉर्मल बिजनेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पार्ले कंपनी है, बिस्लरी है। पार्ले कंपनी का तो धंधा ही है बिस्कुट बना के बेचना और लोगों की भूख मिटाना, तो पार्ले कंपनी बोलेगा हमारा तो सारा काम ही CSR है। शेड्यूल 7 में जो पहला आइटम होता है वही होता है कि वो हंगर इरेडिकेट करना, तो पार्ले बोलेगा हम तो टोटल CSR है। या बिस्लरी जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर देता है पीने का, वो बोलेगा शेड्यूल 7 के फर्स्ट पॉइंट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो मेरा पूरा धंधा ही CSR है। बोला वो नहीं चलेगा, जो आपका नॉर्मल बिजनेस आप करते हो दैट्स नॉट CSR, ठीक है। अगर आप भारत के बाहर आउटसाइड इंडिया करते हो तो वो भी CSR नहीं माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना CSR नहीं माना जाएगा। अपने एम्प्लॉय का बेनिफिट कर रहे हो, एम्प्लॉय लोग को खाना दे रहे हो, हंगर मिटा रहे हो, तो एम्प्लॉय का भला कर रहे हो, वो CSR नहीं है। मार्केटिंग कर रहे हो CSR के नाम पे, तो वो भी CSR नहीं है। एंड लास्ट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर आप अपनी कोई कानूनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो, जैसे एग्जांपल टाटा केमिकल क्योंकि पॉल्यूशन कॉज करता है, तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाता है, वो उनका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड CSR। CSR मतलब कि आपने अलग से कुछ किया, ठीक है। तो 6 एक्टिविटीज है जिसको CSR नहीं मानते। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया कुछ कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, एम्प्लॉय का भला कर रहे हो, या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो। अब इसमें एक जबरदस्त एग्जाम्पशन आया है, ये डिब्बा देख रहे हो, फार्मा कोविड के लेके ये आया है, ठीक है। इससे कोविड का अमेंडमेंट बढ़िए 3 साल का है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ऊपर से इंस्टीट्यूट की उसमें भी बोला हुआ है, सुन लो। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो आए दिन रिसर्च करती है नए नए मेडिसिन का, वैक्सीन वगैरह का, तो बोलता है एनी कंपनी विच इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा, अगर वो कोविड के ऊपर कोई भी रिसर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो 3 फाइनेंशियल ईयर तक 20, 21, 22, 23 तक हम उसको CSR एक्टिविटी की तरह ही मान लेंगे, ऑल्दो वो उनका नॉर्मल बिजनेस है। तो फार्मास्यूटिकल का तो नॉर्मल बिजनेस ही है वैक्सीन और मेडिसिन डेवलप करना, पर अगर वो कोविड के लिए कर रहा है तो 3 साल तक उसी को CSR एक्सपेंडिचर मान लेंगे, उनको अलग से कुछ CSR करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको सुन के लगे सर तो बल्ले बल्ले हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, उनके लिए तो अलग से उनको 2% खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उनका यही हो गया। गवर्नमेंट इतनी फोसरी नहीं है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इतनी, क्या बोलते हैं, फोसरी मारवाड़ी का वर्ड होता है, इट मीन्स इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना लीनियंट नहीं है, ओके।
गवर्नमेंट इतना लीनियंट बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी आप रिसर्च करोगे वो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर करोगे, पहला कंडीशन, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन है कि गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जो कि शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 9 में बोले हुए हैं, आपको अपना ये रिसर्च उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, गया भैंस पानी में। और दूसरा, आपको ये बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है शेड्यूल 7 आइटम नंबर 9 में, वो पेज 12 में, आओ दिखा देता हूं मैं, ठीक है। शेड्यूल 7 उसका आइटम नंबर 7, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं सब सरकारी रिसर्च बॉडीज है। तो फार्मा कंपनी को एग्जाम्पशन तब मिलेगा जब वो अपना कोविड रिसर्च इनके साथ शेयर करे, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, CSR पॉलिसी का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू इन एग्जाम। CSR पॉलिसी, ठीक है। CSR policy means a statement containing approach or direction given by the board of directors on the recommendation of CSR committee and includes guidelines for selection, मतलब selection, implementation and monitoring of CSR activities and an annual action plan आप, ठीक है। तो ये CSR पॉलिसी का डेफिनेशन यहाँ चालू हो रहा है और अगले पेज तक जा रहा है, उसी को मैंने इस तरह से बना दिया। पर्पस क्या था कि CSR पॉलिसी का डेफिनेशन लोग पूछ सकते हैं और आपको रट्टा करना पड़ेगा, तो इस तरह से जब पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। कोई कंपनी खुद डायरेक्टली CSR नहीं करके किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देके भी करवा सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947 में कवर्ड है, एग्जाम्पल यूनिसेफ, WHO, तो आप इनको भी पैसा देके CSR करवा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। नेट प्रॉफिट्स, यू नो दैट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 years स्पेंड करना पड़ता है। तो बोलता है नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आप दो चीज हटा देना। फर्स्ट, फॉरेन प्रॉफिट, अगर एक इंडियन कंपनी जिसका बाहर भी बिजनेस है और बाहर से भी कमाता है तो फॉरेन प्रॉफिट हटा देना, हम लोग इंडियन प्रॉफिट्स का CSR करेंगे, फर्स्ट। सेकेंड, अगर एक कंपनी है उसने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और वो दूसरा कंपनी पे ऑलरेडी CSR एप्लीकेबल है और वो लोग CSR कर रहे हैं, तो उस दूसरे कंपनी से उसको जो भी डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड का पैसा भी आप प्रॉफिट से हटा देना, बिकॉज वो पैसा पे ऑलरेडी CSR कर चुका है कोई, ठीक है। तो आपको CSR उस पर नहीं करना है। ongoing project, many times it may so happen that as a part of CSR activity a company may take up a multi-year project, so a multi-year project जिसका लाइफ 3 साल से ज्यादा नहीं है, excluding the year in which it started, ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं ongoing project। अगर ongoing प्रोजेक्ट पे आप CSR कर रहे हो तो आपको उसको एक अलग फंड में रखना पड़ता है, कॉल्ड अनस्पेंट CSR अकाउंट, ठीक है। वो सब सेक्शन 135, 5, 6 उस समय कवर्ड है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट बॉडी। फिर CSR के ऊपर हर कंपनी, उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी, एनी टाइप ऑफ कंपनी, अगर वो CSR के रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है तो उनको CSR करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के केस में इन्होंने बोला है कि फॉरेन कंपनी का जो नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ देखना है, वो उनके इंडियन बैलेंस शीट और इंडियन PL से देखना पड़ेगा, ग्लोबल बैलेंस शीट और ग्लोबल PL से नहीं देखना है। सेकेंड पॉइंट है, कोई भी कंपनी पे लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर उनका जो नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट है वो 500, 1000, 5 करोड़ के नीचे रह जाए लगातार 3 साल तक, तब उनके ऊपर से CSR का रिक्वायरमेंट हट जाता है। ये तो सेक्शन में ही लिखा हुआ है, उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया। CSR इम्प्लीमेंटेशन को लेके एक जोरदार टॉपिक, इनडायरेक्ट CSR थ्रू NGO। बोलता है कि आप CSR करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। 4 ऑप्शन है ब्लू कलर में, या तो कंपनी अपना खुद का एक NGO खोल सकती है, या गवर्नमेंट का खोला हुआ NGO के थ्रू भी कर सकती है, या कोई गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी एंटिटी जो किसी स्पेशल एक्ट में बना उसको देके करवा सकती है, या जो प्राइवेट NGOs होते हैं बहुत सारे उनको भी दे सकती है, प्रोवाइडेड उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो 3 साल का। तो CSR करने के लिए 4 ऑप्शन है, खुद का NGO खोल लो, गवर्नमेंट NGO खोल सकते हो, गवर्नमेंट NGO को दे सकते हो, स्टैट्यूटरी एंटिटी को दे सकते हो, या प्राइवेट NGOs विच हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years फॉर कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज जो कंपनी चाहता है उसको भी देके करवा सकते हो, ठीक है। इंडेक्स CSR, ये जितने भी NGOs होते हैं ना 3 फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो ट्रस्ट होते हैं, या सोसाइटी होते हैं, या सेक्शन 8 कंपनी होते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं, ओके। नाउ ऑल सच NGOs जिनके थ्रू आप CSR करना चाहते हो, दे मस्ट ऑब्टेन अ यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। इनको चाहिए क्या? यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। इनको CSR 1 फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव टू फाइल CSR 1 फॉर्म
सर्टिफाइड बाय अ सीए और अ सीएस और अ सीएमए विद द आरओसी, फिर जाके इनको एक यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। और इनकम टैक्स में जो 80G वगैरह का मिलता है वो सब तो सब मिलेगा ही, तो ये इनके लिए कंडीशन है। थर्ड पॉइंट में बोला है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ को देखिए भी करवा सकते हो। फोर्थ में बोला है कि 4-5 कंपनी मिल के कोलैबोरेट करके भी सीएसआर कर सकती है। पांचवा, जो भी सीएसआर पे खर्चा हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मॉनिटर करेगा, और जो कंपनी का सीएफओ है वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ सीएसआर का जो भी खर्चा हुआ था एनजीओ के थ्रू वो एक्चुअली में उसी पर्पस के लिए यूज किया गया है। ओके। इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो 3 साल तक चलता रहता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ये रूल 5 सीएसआर कमेटी को लेके इसमें जो भी बोला हुआ वो सेक्शन में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। यू नो दैट सीएसआर कमेटी शुड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, है ना, 3 डायरेक्टर्स, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो इन्होंने पहला पॉइंट बोला कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, तो वहाँ बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सीएसआर कमेटी खोल लो। सेकंड, सीएसआर कंपनी में तो 3 डायरेक्टर चाहिए, बट प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर, तो मतलब 2 है तो 2 ही लेके बना लो। फॉरेन कंपनी अगर है, फॉरेन कंपनी तुम लोग के मतलब एक पूरा चैप्टर होता है सेक्शन नंबर 379 टू 392, वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं आता पर उसका नाम है तो बता देता हूँ। जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है ना, सेक्शन 2 का 42 में, फॉरेन कंपनी हैविंग इंडियन बिजनेस प्रेजेंस, उनको आरओसी न्यू दिल्ली के पास फॉर्म जमा करना पड़ता है FC1, और बताना पड़ता है कि वो लोगों ने इंडिया में आके अपना एक जगह लिया है, काम करेंगे, इंडिया में ऑपरेट करेंगे, और एक इंडियन बंदे को नॉमिनेट करते हैं हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। तो वो इंडियन बंदा प्लस एक और बंदा, 2 जन को लेके सीएसआर कमेटी ये लोग बनाएंगे, ठीक है। हर सीएसआर कमेटी को एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे कैसे काम होगा सीएसआर पे, विच शैल कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स: the list of the CSR projects, the manner of execution of such projects, the modalities of utilization of fund किस अकाउंट से यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसका अकाउंटिंग क्या होगा, monitoring and reporting mechanism to the CSR committee and the board of directors, and need for impact assessment। impact assessment जो है ये आगे पेज में आने वाला है, ठीक है। रूल 6 ओमिट हो गया। रूल 7 के अंदर 4 बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है एडमिन एक्सपेंसेस कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल सीएसआर स्पेंड। सेकेंड टॉपिक है सरप्लस फ्रॉम सीएसआर। ऐसा हो सकता है कि आप जो सीएसआर कर रहे हो उससे प्रॉफिट हो गया। कैसे? सर, एक कंपनी है जिन्होंने सैनिटेशन के लिए हर जगह पे एंड यूज टॉयलेट्स बनवाए, तो टॉयलेट बनाने का खर्चा है 10 सीएसआर, बट इसका पे एंड यूज टॉयलेट, मतलब लोग जब यूज करेंगे तो पेमेंट भी करेंगे, तो उससे पैसा भी आ रहा है, तो हो सकता है कि उससे प्रॉफिट जनरेट हो जाए। सो एनी सरप्लस दैट माइट जनरेट फ्रॉम योर सीएसआर एक्टिविटी कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी, इट विल बी प्लाउड बैक इन द सीएसआर ओनली, वो सीएसआर में यूज किया जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ, अगर किसी साल कंपनी ने सीएसआर पे ज़्यादा खर्चा कर दिया, मोर देन द रिक्वायर्ड 2% कर दिया, तो जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया वो आने वाले 3 साल तक सेट ऑफ क्लेम कर सकता है उसका, मतलब आगे के साल का जो सीएसआर स्पेंड निकलेगा उससे रिड्यूस कर सकता है। कैपिटल असेट, समटाइम्स दिस एवरी टाइम सीएसआर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जरूरी नहीं है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अभी मैंने बोला एक कंपनी ने हर जगह ड्रिंकिंग वाटर या पे एंड यूज टॉयलेट्स बनवाए हैं, तो कैपिटल असेट है। तो इफ द सीएसआर रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल असेट, उस कैपिटल असेट का ओनरशिप कंपनी के नाम पे नहीं रहेगा। सर किसके नाम पे रहेगा? ABC, उधर देखो उधर क्या लिखा है, एनजीओ के नाम पे रहेगा, या जो बेनिफिशियरी है पब्लिक ट्रस्ट उनके नाम पर, या गवर्नमेंट बॉडी के नाम पे रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है? इनफैक्ट ये रूल्स कब चालू हुए थे? ये रूल्स आए थे 22 जनवरी 2021 को, तो बोला उसके पहले भी जितना भी कैपिटल असेट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, उसको भी विद इन 180 डेज या एक्सटेंडेड 90 डेज, टोटल 270 डेज के अंदर आपको एनजीओ के नाम पे या बेनिफिशियरी के नाम पे या पब्लिक बॉडी के नाम पे होल्ड करना पड़ेगा। द कैपिटल असेट कैन नॉट बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सीएसआर रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो बोर्ड रिपोर्ट होता है उसी के अंदर सीएसआर रिपोर्ट जाएगा। अगर फॉरेन कंपनी अपना फाइल कर रहा है तो फॉरेन कंपनी अपने बैलेंस शीट के साथ ही सीएसआर रिपोर्ट अटैच करके देगा। अब ये थर्ड टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है इम्पैक्ट असेसमेंट। ये अलग से आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुनो। अ कंपनी जिसका सीएसआर स्पेंड का अमाउंट 10 करोड़ या उससे ऊपर है, एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, 3 साल का जो उसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो 10 करोड़ के ऊपर है। ऐसी कंपनी कभी भी जब कोई सीएसआर प्रोजेक्ट लेती है, सीएसआर प्रोजेक्ट जिसका स्पेंड 1 करोड़ या उससे अधिक है, ठीक है, तो एनी सीएसआर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय सच अ कंपनी हैविंग ओवरऑल सीएसआर स्पेंड 10 करोड़ बट उस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ प्लस लगेगा, तो उनको उसका किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से
1 साल के बाद असेसमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक कंपनी है जो लोग हर साल 12-12 करोड़ स्पेंड करते हैं, मतलब 10 करोड़ के ऊपर, तो इन दिस ईयर दे हैव स्पेंट अ टोटल ऑफ 15 करोड़ रुपया। आउट ऑफ दैट देयर वर 4 प्रोजेक्ट्स, टोटल 15 करोड़ स्पेंड किया था। 4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें 2-2 करोड़ रुपया करके लगा है, तो 1-1 करोड़ पार है। इन चारों प्रोजेक्ट का जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उसका इंपैक्ट हुआ, क्या भला हुआ जनता का उससे। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ दैट CSR प्रोजेक्ट, जिसका स्पेंड ही 1 करोड़ था, आउटले 1 करोड़ या उससे ऊपर था, उसका इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि आप जो CSR पे खर्चा कर रहे हो उसका असर क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये जो भी इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होगा, इट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द CSR रिपोर्ट। ये जो इंपैक्ट असेसमेंट का एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि वो जो एजेंसी फीस देगी, तो दैट शुड बी लोअर ऑफ, दैट शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ 5% ऑफ द स्पेंड और 50 लाख, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। CSR एक्टिविटीज़ को आप वेबसाइट पर डिस्प्ले कीजिए। 10 नंबर, कोई भी सेक्शन नंबर 135 का सबसेक्शन, जो CSR का सेक्शन है 135 का 5, 6, 7, उसमें बोला हुआ है कि अनस्पेंड CSR जो होता है ना, जब वो स्पेंड नहीं हो पाता 3 साल बाद या 6 महीने बाद, तो इट हैज टू बी ट्रांसफर टू अ फंड। फंड का मतलब क्या, इन्होंने बोला एनी फंड मेंशन इन शेड्यूल 7। सर शेड्यूल 7 में जो फंड्स है उसमें क्लीन गंगा फंड भी आता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी है, PM केयर्स फंड भी है, ठीक है। मेरा एडवाइस है, इन्होंने तो बोला एनी फंड इन शेड्यूल 7, मेरा एडवाइस है कि शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 8 में जो 2 फंड बोले हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, PM रिलीफ फंड या PM केयर्स, ठीक है, यही फंड को बेटर होगा चुनना कि अगर आपका अनस्पेंड CSR बच गया जो स्पेंड नहीं हो पा रहा, तो आप इन फंड्स में दे सकते हो, ठीक है। दैट कंप्लीट्स CSR पॉलिसी। 5 पेज का CSR पॉलिसी। अब 1 पेज का कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान है छोटा सा, ठीक है। ये 10 नंबर अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ CSR। अभी कोविड हुआ, तो कोविड में इतनी सारी कंपनियों ने इतना रुपया खर्चा किया ना, तो बोला क्या वो CSR में आएगा, बोला लेट्स सी। नंबर 1, कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन और पब्लिक आउटरीच कैंपेन और COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर ये सब किसी कंपनी ने करवाया है तो क्या ये CSR है? हाँ है। शेड्यूल 7 के अंदर आइटम नंबर 1 बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ केयर, आइटम नंबर 2 एजुकेशन एंड अवेयरनेस, आइटम नंबर 12 डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें कवर्ड है ये, तो ये CSR माना जाएगा। किसी कंपनी ने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल या टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ये क्या फंड है? सेकंड वाला। MCA ने ये गुहार लगाया था कि क्योंकि अभी बहुत समय से बहुत सारी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उनके ऑफिसेज एम्प्टी हैं, तो अपने ऑफिसेज को वो लोग कोविड केयर फैसिलिटी में टेम्पररी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोला अगर आपने ऐसा करते हो आप, उसमें आपका जो भी खर्चा होता है टू कन्वर्ट योर ऑफिस टू अ टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटी और क्रिएट अ मेक शिफ्ट कोविड केयर फैसिलिटी, तो वो भी CSR माना जाएगा अंदर आइटम नंबर 1 एंड 12। आइटम नंबर 1 एंड 12 क्या है? सब मैंने ऊपर लिखा है सर। आइटम नंबर 1 होता है बेसिक नीड्स हेल्थ केयर, आइटम 2 होता है एजुकेशन, आइटम 12 होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें ये CSR माना जाएगा, ओके। फिर ये आइटम नंबर 9 गवर्नमेंट की जो रिसर्च बॉडीज है, वो बस मैं रेफरेंस के लिए दिखा रहा था, उसीलिए मैंने डाला है। दैट कंप्लीट्स CSR का अमेंडमेंट। अब 11 नंबर अमेंडमेंट है कंपनी ऑडिट चैप्टर में। कंपनी ऑडिट चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट आए हैं, मैंने ऑडिट का दिसंबर ऑडिट अमेंडमेंट क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं दिसंबर 21 के लिए, वो डाला हुआ भी यूट्यूब में, मेरे वेबसाइट में लिंक भी मिलेगा। उसमें कंपनी ऑडिट चैप्टर के सारे अमेंडमेंट मैं बहुत विस्तार से धीरे धीरे समझा के डिस्कस किया हूं, तो ये आप कर सकते हो, वहीं से सीधा करना है आपको। ये यूट्यूब में भी मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट में अमेंडमेंट पेज दिखाया था ना, उसमें लिंक में भी रहेगा, ठीक है। तो ये वहां से करना है। नेक्स्ट, अब सर फाइनली अपने लास्ट पार्ट में आ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत कम मेहनत है। लास्ट अमेंडमेंट आइटम नंबर 12 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तकरीबन 16-17 पेज का जो अमेंडमेंट है वो इसी पे, और मैक्सिमम बहुत आसान है। वो कई जगह पे पेनल्टी को रिड्यूस किया गया है, चेंज किया गया है, और पेनल्टी को हटाया गया है, और अमेंडमेंट 2-4 जगह, ये ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा फास्ट होगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन अमेंड हुआ है अंडर सेक्शन 2 का 52। लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में क्या हुआ था? पहले तो 2017 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें इन्होंने बोला कि लिस्टेड कंपनी में जो भी कंपनी प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड है वो लिस्टेड है। अब स्टूडेंट लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई प्राइवेट कंपनी से लिस्टेड कैसे हो सकता है,
मैं हल्का सा बता देता हूं। स्टॉक एक्सचेंज का 3 प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 3 तरह के होते हैं, मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म, 3 होते हैं। तो आप जो सोचते हो स्टॉक एक्सचेंज, आप सिर्फ मेन बोर्ड सोचते हो, एक ही प्लेटफॉर्म। इन्होंने बोला 3 प्लेटफॉर्म है। प्राइवेट कंपनी लोग क्या होता था, बैंक्स को डिबेंचर देते थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, और वो डिबेंचर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होता था। दैट इज व्हाई मेनी प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो लिस्टेड। ठीक है, तो पहले तो 2017 में ये लोग लिस्टेड कंपनी में सबको लेके आ गए, फिर फाइनली इनकी बुद्धि आई और 2020 में अमेंडमेंट करके बोला कि भाई इन सबको अपने लिस्टेड नहीं मानेंगे। किनको? इनको, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इनको अपने लिस्टेड नहीं मानेंगे। बोला वो पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, ठीक है, जिसका सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो उन्होंने आईपीओ भी नहीं लाए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था, अगर खाली वो लिस्टिंग कराया तो उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर डिबेंचर का आईपीओ लेके आए थे, प्रेफरेंस शेयर का आईपीओ लेके आए थे, तब वो लिस्टेड है। पर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया था और वो लिस्टिंग करा रखा है, तो वैसी कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। सेम गोस फॉर प्राइवेट कंपनीज, बोला वो भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। थर्ड, वो पब्लिक कंपनी जो जिनका इक्विटी शेयर भारत में तो लिस्टेड नहीं है पर विदेश में लिस्टेड है, तो बोला वो भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो इन 3 तरह की कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। ओके, ये क्लियर? दैट्स द अमेंडमेंट इन लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट, ये सेक्शन नंबर 8 है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसमें सिर्फ पेनल्टी चेंज हुआ है। ये रहा सिंबल, देखो डेल पी मतलब पेनल्टी चेंज हुआ है। 26 में पेनल्टी चेंज हुआ है। 40 नंबर सेक्शन में पेनल्टी चेंज हुआ है। सेक्शन नंबर 48 में पेनल्टी ओमिट हो गया, ओमिशन मतलब पेनल्टी हटाई दिया। 56 में पेनल्टी चेंज हुआ है। 59 में पेनल्टी हटा दिया है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, वो पूरा लिखा हुआ है, ओल्ड ऐसा था, न्यू ऐसा है, सब समझाया हुआ है। तो पेनल्टी में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेक्शन 62 में एक अमेंडमेंट हुआ है राइट शेयर्स को लेके, कि राइट शेयर्स के लिए कंपनी अपने मेंबर्स को एक लेटर ऑफ ऑफर भेजती थी जिसमें 15 से 30 दिन का समय देती थी। तो अमेंडमेंट एक्ट बोला वो 15 दिन नहीं होगा, वो 7 दिन होगा, उसको 7 दिन कर दो, तो 7 दिन से 30 दिन का समय देती है। तो अभी क्या है कि राइट शेयर्स और जल्दी जल्दी हो सकता है, बिकॉज द मिनिमम पीरियड फॉर विच द लेटर ऑफ ऑफर इज देयर इज 7 डेज। तो अब जल्दी राइट शेयर इशू हो सकता है, तो वही 15 डेज को करके 7 डेज कर दिया इन्होंने। दैट इज द अमेंडमेंट, ठीक है, बस यही है। 64 में पेनल्टी चेंज हुआ है। 66 में पेनल्टी हटा दिया। 68 में पेनल्टी चेंज। 71 डिवेंचर में पेनल्टी हटा दिया। 86 में पेनल्टी चेंज। 88 में पेनल्टी चेंज। 89 में पेनल्टी चेंज। सेक्शन नंबर 90 में 4 बार पेनल्टी आता है, पर पहला पेनल्टी अलग है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम ही है, तो इसमें पेनल्टी चेंज हुआ है। ये देखो, ये फर्स्ट पेनल्टी सेट है, फिर 3 बार जो पेनल्टीज है वो रिपीट है, सेम है, येलो 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 सेम है, वो भी चेंज हुआ है। 92 एनुअल रिटर्न है, पेनल्टी चेंज हुआ है। प्रॉक्सी में पेनल्टी चेंज हुआ है। प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन का जो पनिशमेंट था वो 1 लाख था, उसको 50,000 कर दिया। 117 एमजीटी 14 जमा करना पड़ता है ना रेजोल्यूशन एग्रीमेंट, उसमें पेनल्टी चेंज हुआ है। उसमें और भी एक अमेंडमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 117, ठीक है। कंपनी अगर कभी भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, सेक्शन 179 फाइनल का सेक्शन है, पर बता देता हूं। सेक्शन 179 में क्या होता है कि कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, 13 आइटम्स टू बी एग्जैक्ट। अगर बोर्ड मीटिंग में उन 13 आइटम पे डिसीजन होता है, जैसे लोन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो इन पे कभी भी अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है तो आरओसी में आपको एमजीटी 14 जमा करना पड़ता है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये 3 तरह की जो कंपनीज है जो टिक मारा हुआ है, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सर इनका तो नॉर्मल बिजनेस ही है, लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्ट करना। तो लोग जब जब लोन देंगे लेंगे उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये तुम्हारा एमजीटी 14 जमा करेंगे, तो ये तो पागल हो जाएंगे। तो इन पे एमजीटी 14 इस केस में अप्लाई नहीं करेगा। मतलब देखो अंदर पढ़ो, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये लोग 179 का 3 में कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं इन रिगार्ड टू एक्सेप्टिंग ऑफ लोन और गिविंग ऑफ अ लोन और इन्वेस्टिंग, तो इनका एमजीटी 14 जमा नहीं होता। बस ये अमेंडमेंट है। सेक्शन 124 उड़ा में पेनल्टी चेंज हुआ है। 128 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेनल्टी चेंज हुआ है। 129 से एक नया सेक्शन आया है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। लेट मी गिव यू द स्टोरी एंड बैकग्राउंड। भारत में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए सेबी ने कानून बना रखा है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन।
लिस्टेड कंपनीज को अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है हर क्वार्टर का, जैसे अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी टू मार्च। तो लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है ना सीए, वैसे ही क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेड रिव्यू होता है। लिमिटेड रिव्यू इज लाइक अ मिनी ऑडिट, वो होता है और ये जमा होता है सेबी के अंदर, ठीक है। तो अब ये लोग कंपनी लॉ बोल रहा है हम ऐसा ही कुछ सिस्टम अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी लाना चाहते हैं। तो इसका अभी तक ये अमेंडमेंट तो आ गया, सिलेबस में पढ़ना है, पर इसका अभी तक उन्होंने कोई रूल या नोटिफिकेशन जारी करके नहीं बोला कि कौन कौन सी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, मतलब जैसे लिस्टेड कंपनी लोग बनाते हैं हम भी बनवाएंगे, पर किससे बनवाएंगे, क्या टर्नओवर पेड कब लगेगा, वो सब अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। तो होपफुली इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स आएगा बाद में कि ये लोग को भी पीरियोडिकली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो पीरियोडिकली हाफ ईयरली रहेगा कि क्वार्टरली रहेगा, वी हैव टू सी। उसका ऑडिट होगा कि लिमिटेड रिव्यू होगा, लिमिटेड रिव्यू होगा, ऐसे तो चांस वही है। और फिर आरओसी में उसको भी फाइल करना पड़ेगा, मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, वो भी जमा करना पड़ेगा आरओसी में। तो ये सेक्शन आ गया है, ये सेक्शन हमको पढ़ना है, पर इस सेक्शन का जो रूल्स बनना चाहिए कि कौन कौन सी अनलिस्टेड कंपनी, उसको कब कब बनाना है, कब कब जमा करना है, डेटा एंड फॉर्म्स, वो अभी तक आया नहीं है, पर इस सेक्शन आ चुका है। तो सेक्शन पढ़ना जरूरी है। इसका बैकग्राउंड समझाया ना मैंने, बोला लिस्टेड कंपनीज में सभी ने नियम बना रखा है, तो अनलिस्टेड के लिए हम बनाएंगे नियम। सेक्शन 134 पेनल्टी चेंज, सीएसआर में पेनल्टी चेंज। सीएसआर में एक जबरदस्त अमेंडमेंट लेके आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। यू नो दैट एवरी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है, दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी। नाउ दे आर सेइंग कि अ कंपनी जिसका एवरेज लास्ट 3 साल का जो एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग है, एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग लास्ट 3 इयर्स, वो अगर 50 लाख के अंदर है, तब उनको अलग से सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ, वो लोग सीएसआर करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो सारा काम करेगा जो सीएसआर कमेटी करता है। जैसे सीएसआर कमेटी पॉलिसी बनाता है, मॉनिटरिंग करता है वगैरह, तो वो काम बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर लेगा। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सीएसआर कमेटी। मेनी स्टूडेंट्स में टेक इट अदरवाइज, उन्हें लगेगा कि सर ऐसी कंपनियों को सीएसआर नहीं करना। नहीं, सीएसआर करना है भाई, खाली एग्जाम्पशन इस बात से है कि यू गाइज डोंट हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमेटी, यू कैन गेट इट डन ऑल दैट प्रोसीजर थ्रू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। 137 में पेनल्टी चेंज, 140, 143, 147 वो तो ऑडिट चैप्टर वाला जो अमेंडमेंट डाला है ना मैंने, ऑडिट अमेंडमेंट्स, उसी में कवर्ड है डिटेल में, ठीक है। सो फिनिश होता है सर अपना ये पूरा इंटर लॉ का दिसंबर 21 का। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स थे, 31 पन्ने के। ये नोट्स मेरे लगाए हुए हैं, पूरा ये मार्क वार्क भी किया हुआ है, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इंटर लॉ का दिसंबर 21 का अमेंडमेंट खत्म होता है। इंटर ऑडिट का ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका, इट्स डन। थैंक यू।